इसी तरह वेदर यहाँ पे रहा और काउंटी के मैचेस वहां पे होते हैं, T20 के मैचेस होते हैं, स्क्वायर ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर आप मैन टू मैन अगर आप देखें तो इंडिया को एज होगा कि मैं लेवल 4 ईसीबी से कोचिंग का कोर्स कर रहा हूं, तो यहाँ पे बैटिंग मॉड्यूल कराया जा रहा था, तो वहां पे ये एग्जांपल दी गई थी कि विराट कोहली 2014 में जब आए थे तो उनकी टेक्निकल फॉल्ट क्या थी। कोई और दुनिया का बैट्समैन होता उस टाइम जान छुड़ा के आउट होके चला जाता, मगर जिस तरह के उन्होंने टेम्परामेंट और क्लास अपनी शो की, तो ये एक एक प्लेयर आपका जो होता है, करेक्टर टीम का जो होता है, तभी आप जाके ऐसे इवेंट में फाइनल्स में पहुंचते हैं, चैंपियनशिप जीतते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी और सारा फोकस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पे। तो हमने सोचा भाई क्यों ना ग्राउंड जीरो से जो हमारे साथ एक आज बहुत ही खास मेहमान यासिर अराफात सर जुड़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हम आज T20 स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, पहले शायद वही थे जिन्होंने पूरी दुनिया में T20s में जो अपनी परफॉर्मेंसेस से अपना नाम बनाया। अभी इंग्लैंड में ही है, जो मुकाबला हुआ इंग्लैंड न्यूजीलैंड का उसको काफी करीब से देखा। आप लॉर्ड्स में मैदान पर भी थे, मुकाबला वहां पर भी देखा है, अगले मुकाबले पर भी नजर होगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से के लिहाज से इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यासिर भाई से बातचीत, क्योंकि हैम्पशायर को रिप्रेजेंट किया है। साउथहैम्पटन जिस मैदान पर ये मुकाबला होना है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यासिर भाई पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है स्पोर्ट्स यारी पर। और सबसे पहले आप ये बताइए, सब खैरियत? बहुत शुक्रिया मनोज भाई। जी बिल्कुल खैरियत, सब ठीक ठाक। और समर यहाँ पे बड़ा जोबन पे है, यहाँ पे बड़ी गर्मी पड़ रही है, और बल्कि आप लोगों को मुबारक इस चीज़ की हो कि आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि पिचेस अब ड्राई हो रही हैं। तो आपकी तो इंडिया की जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो वैसे ही बहुत अच्छा है, और हैम्पशायर पे जो मैच आप लोगों का फाइनल जो होने जा रहा है, तो मैं ये देखता हूँ कि इंडिया को थोड़ा एज होगा, उनकी जो स्पिन अटैक होगा बड़ा हेल्प करेगा, जो मौसम जिस तरह चल रहा है। यासिर भाई वही आपसे जानना इसलिए इंपॉर्टेंट, एक तो आप हैं भी वहीं पर, उन कंडीशंस में खेले भी हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक ग्राउंड का, हर एक विकेट का एक नेचुरल बिहेवियर होता है, उस पर थोड़ा सा बताएं कि आपको क्या लगता है कि साउथहैम्पटन का विकेट जो आपने खेला भी है एक सीजन वहां पर, कैसा रहता है और आपके अकॉर्डिंग में? क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई। कंफ्यूजन इसलिए कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसे हम कहते हैं कि भाई फास्ट बॉलर्स आपके सभी तगड़े हैं। और तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि उस विकेट पर वो विकेट कैसा होगा, और कौन से बॉलर्स सूट आपको लगता है कि ज्यादा करेंगे? देखिए, अगर इंग्लैंड की बात करें और इधर के ग्राउंड्स की अगर बात करें, आप देखिए हिस्ट्री है यहाँ पे, काउंटी क्रिकेट की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ओवल, लॉर्ड्स, अगर आप एजबेस्टन को देख लें, मैनचेस्टर को देख लें, तो ये वो ग्राउंड्स हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। 2 ग्राउंड ऐसे हैं कि जो रीसेंट पास में बने, जिनमें एक तो हैम्पशायर जिसकी आप बात करें, जहाँ पे फाइनल होने जा रहा है रोज़ बॉल का, और दूसरा डरहम काउंटी का जो ग्राउंड है चेस्टरली स्ट्रीट में। ये 2 ग्राउंड जो हैं नए बने हैं। इनकी पिचेज़ भी नई है, सरफेस भी नई है। तो इसमें अगर आप थोड़ा-सा पीछे अगर चला जाएँ, हिस्ट्री में देखें कि हमेशा से हैम्पशायर ने, काउंटी ने शेन वॉर्न को आप देखें, 6-7 साल जो क्रिकेट खेली उन्होंने काउंटी क्रिकेट, तो वो हैम्पशायर के लिए ही खेले। तो उसके बाद अगर आप देखें, शाहिद अफरीदी को ये T20 में साइन करते थे, इमरान ताहिर यहाँ पे काफ़ी खेले। तो जो हिस्ट्री अगर आप देखें और पिच का जो बिहेवियर होता है यहाँ पे, वो सूट करता है स्पिनर्स को। और मैं थोड़ा-सा और आपको, बल्कि आपकी तो आपके प्रोग्राम में देखता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप इन्फॉर्मेशन बड़ी मिलती है वहाँ से। तो अगर आपको याद हो 2014 में मेरे ख्याल से जब इंडिया जब वहां पे खेला था, तो मोइन अली, इफ आई एम नॉट जी। रॉन्ग, तो मोइन अली ने 6 खिलाड़ी वहां पे आउट किए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर, क्योंकि अब जो फाइनल होने जा रहा है मिड ऑफ द समर जा रहा है, क्योंकि मैचेस चल पड़े हैं, गर्मी अब यहाँ पे बढ़ती जा रही है और पिचेस जो है वो ड्राई हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई फायदा होगा उस कंडीशंस का, उस पिच का, तो मेरे ख्याल से जिस तरह की एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप इंडिया के पास है, स्पिन की आप देखें, अश्विन है, रविंद्र जडेजा है, उसके बाद आपके पास यंगस्टर्स भी हैं, तो थोड़ा सा एज जो होगा इंडिया को होगा उनकी स्पिन बॉलिंग को देखते हुए। तो आपका ये मानना है कि दोनों स्पिनर्स को ही खिलाया जाए? क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन को लेकर सवाल है। आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि भाई जिस तरह की कंडीशंस होते हैं, गर्मी भी है, जो आप कह रहे हैं कि पिचेस ड्राई होना भी शुरू करेंगे, तो अश्विन जडेजा दोनों को आप लाइनअप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल, देखें 2 डिफरेंट किस्म के बॉलर हैं कि एक राइट आर्म और एक लेफ्ट आर्म में, तब जब दोनों एंड से बॉलिंग हो रही होगी, तो आपको देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब 5 दिन का मैच होता है तो पैचेस बनते हैं, पिच टूटना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा फायदा होगा कि दोनों एंड से डिफरेंट एंगल से बॉल जब की जा रही होगी, तो पिच पे वेयर एंड टेयर आएगा, जिसका फायदा ऑब्वियसली स्पिनर्स को होगा। कंपैरेटिवली अगर आप देखें न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है, ऑल्दो उनके पास स्पिनर्स मौजूद हैं, मगर इतने एक्सपीरियंस उनमें मौजूद नहीं है।
कि जिस तरह आप इंडिया की बात करें, ऑन दी अदर साइड एक और आप चीज आप देखें कि जब ऐसी पिचेस पे खेला जाता है तो आपको रिवर्स स्विंग भी मिलती है, और रिवर्स स्विंग के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पेस होनी चाहिए। इंडिया के पास ये लग्जरी भी है कि उनके पास पेस भी अच्छी है। 90 प्लस के जो उनके 2-3 बॉलर जो खेलेंगे, खिलाएंगे जिनको, तो ये देखें रिवर्स स्विंग भी वहां मिलेगा, और अगर आप देखें स्पिन का वो भी उनको ऑप्शन होगी। तो ऑल इन ऑल अगर देखें तो इंडिया को एज होगा अपनी बॉलिंग की वजह से। और यासिर भाई, आप तो तमाम जो दुनिया में क्रिकेट चल रही होती है फॉलो भी करते हैं, इंडियन टीम के परफॉर्मेंसेस भी आपने देखी होंगी। तो एक सवाल बड़ा उठ रहा है, जैसे आपने दो तो स्पिनर पिक कर लिए, अब भाई कि वो तीन फास्ट बॉलर्स कौन हो, ये होता नहीं था। आप जब लगातार एक्टिव थे क्रिकेट में, तब आपने देखा होगा भाई इंडियन टीम स्ट्रगल करती थी कि भाई हमारे पास एक भी तगड़ा फास्ट बॉलर नहीं है वैसा कि जो मैचेस जिताए अपने बलबूते। अब ऐसा है कि आपके पास पांच पांच ऐसा है कि फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं। आपको क्या लगता है कि बेस्ट तीन फास्ट बॉलर्स इंडिया के लिए कौन से होने चाहिए? सबसे पहले तो देखें, आपकी जो सिस्टम को क्रेडिट देना पड़ेगा कि हम फास्ट बॉलर्स की हमेशा से प्रॉब्लम इंडिया को रही है। मगर जो एमआरएफ एकेडमी जो 1987 में जब वो मद्रास में लगी, तो उसका आप फल देखें कि वो अब आपको ऐसा है कि उस एकेडमी से उसके अलावा आपको और भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, उसके अलावा हाई परफॉर्मेंस सेंटर देख लें। आईपीएल की वजह से आपको प्लेयर्स अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं, आपको किसी चीज में भी जगह पे भी आप लैक नहीं करते। आप कीपिंग देखें, ओपनिंग देखें, मिडल ऑर्डर में, हर जगह में आपको 2 से 3 प्लेयर रेडी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट आपके पास मौजूद होते हैं। फास्ट बॉलिंग की आपने बात की, देखिए शामी ने ड्यूक से पहले भी आए और बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। अगर वो फिट होते हैं, 90 माइल्स एन आवर उनकी स्पीड है, वो है। ईशांत शर्मा अगर फिट होते हैं, वो अच्छे उनके यहाँ पे उनका काउंटी भी खेले हैं, जब भी आए हैं परफॉर्म किया उन्होंने। मुझे लॉर्ड्स में याद है, मेरे ख्याल से 2018 था वो, जब उन्होंने लॉर्ड्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बल्कि उस ग्राउंड में मैं मौजूद था। लॉर्ड्स में 2014 14 था सर। 14, सॉरी, 6 विकेटें 14 उन्होंने ली थी और बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने बाउंसर्स की थी। शॉर्ट बॉल। बिल्कुल। तो वो ओवरकास्ट कंडीशन बनी थी, तो वो भी अगर फिट और हो तो वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा बुमराह आप देखें, जिस तरह की वो, अगर उनकी भी फिटनेस के इश्यू चलते हैं, अगर वो फिट हो, तो ये तीन जो टॉप के आपके बॉलर, साथ दो स्पिनर अगर आप खिलाएं, तो मेरे ख्याल से ये आपकी रिवर्स स्विंग भी कवर करते हैं ये बॉलर्स एक्सपीरियंस के साथ, और स्पिनर्स भी आपके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है ये। और यासिर भाई, क्योंकि आपने पहला मुकाबला जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का हुआ वो मैदान से देखा, टीम्स भी आपने देखी भाई, इंग्लैंड की उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, न्यूजीलैंड की जो थी शायद फुल स्ट्रेंथ, बस उसमें एक ट्रेंट बोल्ट का नाम मिसिंग था। तो आप ये दोनों टीमों को अगर आप देखना चाहेंगे और मतलब आकलन करेंगे कि भाई इंडिया और न्यूजीलैंड किस फ्रंट पे आपको लगता है कि कौन आगे है, या न्यूजीलैंड आप किस जगह आप मानोगे भाई न्यूजीलैंड को वहां एज मिलता है और इंडियन टीम यहाँ पर बेटर है? देखिए, बॉलिंग की तो हमने बात कर ली। बैटिंग का ये है कि बैटिंग में ऑब्वियसली इस कंडीशंस का न्यूजीलैंड को इस तरह फायदा अगर होगा कि अगर ओवरकास्ट कंडीशन या सीमिंग ट्रैक बनते हैं, तो वो अपनी, उनको जैसे न्यूजीलैंड में खेलते हैं तो वहां का एटमोस्फेयर मिलेगा। मगर अगर स्पिनिंग ट्रैक मिलता है, तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड के बैट्समैन तो स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि इंडिया को तो आदत है, उनके प्लेयर्स को आदत है स्पिनिंग ट्रैक पे खेलने की, लंबी इनिंग्स खेलने की, क्योंकि वो बचपन से ही वो उनकी जो वो कहते हैं ना, घुट्टी में हो जाता है कि आप स्पिनिंग ट्रैक पे खेल खेल के आप लंबी इनिंग्स खेलने की आपकी आदि। पुजारा आपके पास है, रेहाने हैं, कोहली, रोहित, जितने भी आपके टॉप के बैट्समैन हैं, उनको खेलने का आइडिया है। तो अगर ये स्पिनिंग ट्रैक बनता है, ड्राई कंडीशन जिस तरह की अभी जा रही है, अभी भी फाइनल में काफी टाइम मौजूद है, अगर इसी तरह वेदर यहाँ पे रहा, और काउंटी के मैचेस वहां पे होते हैं, T20 के मैचेस होते हैं, स्क्वायर ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर आप मैन टू मैन अगर आप देखें, तो इंडिया को एज होगा। मगर अगर केन विलियमसन जो की बैट्समैन होंगे, ऑल्दो उन्होंने दोनों इनिंग्सों में वो फ्लॉप हुए, वो उनके की बैट्समैन होंगे, अगर उनकी टीम को अगर सहारा देने वाले अगर कोई प्लेयर है, तो वो केन विलियमसन है। उनको अगर जल्दी आउट कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा चांसेस होंगे इंडिया के इस फाइनल में। जैसे भाई आपने जिक्र किया कि भाई सीमिंग कंडीशन हो या फिर स्पिन को मदद करे ट्रैक, तो ग्लेन टर्नर जो फॉर्मर न्यूजीलैंड कैप्टन है, ग्रेट है, क्रिकेटिंग ग्रेट, उन्होंने कहा कि अगर सीमिंग कंडीशन हो तो मुझे लगता है कि भाई विराट कोहली स्ट्रगल करेंगे जैसा कि उन्होंने न्यूजीलैंड में स्ट्रगल किया था। आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि विराट कोहली इस वक्त हम बात करते हैं यार दुनिया के जो बेस्ट बैट्समैन है वो है, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंडीशंस, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये मानना है कि भाई अगर कोई एक बल्लेबाज है जिसको आप बैक करोगे कि चैलेंजिंग कंडीशन में कोई बैट्समैन स्टेप अप करेगा, तो वो विराट है। लेकिन ग्लेन टर्नर कह रहे हैं कि विराट तो करेंगे स्ट्रगल, पूरा इंडियन बैटिंग लाइनअप अगर बॉलिंग जो है कि बॉलिंग फ्रेंडली फास्ट बॉलर्स को मदद मिले, सीमिंग कंडीशंस हो, तो फंस जाएंगे विराट कोहली। देखिए, कोई भी बैट्समैन हो दुनिया का ना, हार्डली मैंने किसी को देखा है। विव रिचर्ड को अगर आपको याद हो कि वो जब इंग्लैंड में भी खेला करते थे, तो वो तो स्विंग वगैरह देखते नहीं थे, मूवमेंट, वो तो उठा के मारते रहते थे। उनके अलावा हर प्लेयर जो है ना,
वो स्ट्रगल करता है अगर सीमिंग कंडीशन हो। कोई भी ऐसा नहीं है। बात तब होती है कि देखिए अपने आप को अप्लाई कौन करता है। केन विलियमसन की कंडी आपको आपके सामने जिस तरह वो खेलते हैं, वो अपने आप को अप्लाई करते हैं, आराम-आराम से खेलते रहते हैं, पता चलता है वो 200 करके 150 करके साइड पे हो जाते हैं। तो यही है कि विराट कोहली के जिस तरह की उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम है, तो वो इस तरह के चैलेंजेस को वो लेते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि रिफ्लेक्सेस की जिस तरह की बात हो रही है, मेरे ख्याल में बल्कि वो इस चीज को चैलेंज लेंगे। इतनी बड़ी इतनी अच्छी पोजीशन पे आके फाइनल खेलने जा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि आप देखें 2014 के विराट कोहली और 2018 की विराट कोहली में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन करूं कि मैं लेवल 4 ईसीबी से कोचिंग का कोर्स कर रहा हूं, तो यहाँ पे बैटिंग मॉड्यूल कराया जा रहा था, तो वहां पे ये एग्जांपल दी गई थी कि विराट कोहली 2014 में जब आए थे तो उनकी टेक्निकल फॉल्ट क्या थी, उनका जो बैट था या हाथ होते थे वो बॉडी से थोड़े दूर होते थे। और जब 2018 में वो आए तो उन्होंने टेक्निकल थोड़ी सी माइनर एडजस्टमेंट करने की वजह से उनकी बैटिंग में निखारा है। जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस, सेंचुरीज की, बड़े बड़े स्कोर 150 इस तरह के इनिंग्स खेली उन्होंने इस टूर पे। तो मेरा ख्याल है वो जब भी बड़ा इवेंट आता है, बड़ा प्लेटफॉर्म आता है, तो विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं कि वो स्टेप अप करते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो मेरा ये ख्याल है कि वो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है कि भाई ईसीबी में जिस तरीके से कोचिंग की है, जो आप बता रहे हैं कि मॉड्यूल में विराट कोहली को एज केस स्टडी लेकर बताया जा रहा है, तो वो अपने आप में बताता है कि भाई वो बैट्समैन कितना बड़ा है और इंप्रूवमेंट वाइज क्या चीज करी है। आपने इंप्रूवमेंट 2014 से 2018 पूछी, मैं एक और इंप्रूवमेंट आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 2009 में आपने रोहित शर्मा को बॉल डाला था। जब जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, वो वार्म अप गेम्स थे, आपने वहां पर उनको बॉल डाला। और 2021 के रोहित शर्मा जो अब एज एन ओपनर इंग्लैंड जाएंगे, तब भी आपने इंग्लैंड में बॉल डाला, अब भी इंग्लैंड में मुकाबला है। आप रोहित शर्मा की जो जर्नी रही है, क्योंकि विराट कोहली ने शायद पहले वो रास्ता पकड़ लिया था कि भाई मॉडर्न डे ग्रेट वो बनेंगे, फिर अब ऑल टाइम ग्रेट में उनकी बात होती है। रोहित की जर्नी आप कैसे देखते हो और एज एन ओपनर कितना बड़ा इंपैक्ट रहेगा? देखिए रोहित ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ी अपनी बैटिंग को बड़ा इंप्रूव किया है। आप कोई भी फॉर्मेट देख लें, वनडे की आप उनकी देखें, 3 दफा डबल 100 करना इट्स नॉट ए इजी थिंग इन अ वनडे क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में देखें, उन्होंने शुरू में थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ा, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइन आप इंडिया की इतनी स्ट्रांग होती थी कि वहां पे जगह बनाना थोड़ा मुश्किल होता था। इवन विराट भी थोड़ा लेट आए अपना, और रोहित भी आए, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम उस टीम में मौजूद थे, इन लोगों के लिए आना मुश्किल था। बट एट द सेम टाइम इन लोगों ने इंप्रूव किया, अपनी प्लेस को सीमेंट किया और अपनी गेम को अच्छा किया। देखिए आपने बात की, मैंने रोहित को बॉल की, तो रोहित बड़े ही उनके पास टाइम बहुत होता है। ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, आप सहवाग को, लक्ष्मण, गंगोली, इन लोगों को जब आप बॉलिंग करते हैं तो आप ऐसा फील होता है कि इन लोगों के पास तो इतना टाइम है, बेशक आप 90 माइल्स पे बॉलिंग कर रहे हो या 95, ये बड़े आराम से आपको खेलते हैं। तो मैं जब आप 2009 की बात की, तो बड़ा ही उस टाइम भी रोहित बड़ी फॉर्म में थे और बड़ा ही अच्छा लगता था कि नया प्लेयर आया, और बड़ा ही देख आंखों को देखने में बड़ा अच्छा लगता था। तो अब तो उसने दुनिया को अपनी परफॉर्मेंसेस से प्रूव करके दिखाया। और अगेन आप मुकाबला करें दुनिया के टॉप बैट्समैनों में, तो रोहित वो जो फेबुलस 4 की बात होती है, तो वहां से ज्यादा दूर नहीं है वो भी। और यासिर भाई एक चीज, क्योंकि देखिए इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में हम हमेशा देखते हैं कि भाई विराट की हर कोई बात करता है, रोहित की भी बात होती है, पुजारा और रहाणे का जिक्र उतना टेस्ट में नहीं होता, लेकिन विराट कोहली का हमेशा ही मानना रहा है कि भाई हमारे लाइनअप के जो बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है वो पुजारा हैं और रहाणे हैं। उन पर अगर आप बताना चाहें, क्योंकि देखिए टेस्ट स्पेशलिस्ट अगर कहीं पुजारा को, तो बिल्कुल वो जो टिपिकल जो टेस्ट क्रिकेट चलते हैं उसी अंदाज में बैटिंग करते हैं, और रहाणे का तो वो रहता है कि वो भी फिर भी थोड़ा काउंटर अटैक पे विश्वास रखते हैं। उन दोनों का रोल मिडिल ऑर्डर में स्पेशली, क्योंकि जो कंडीशंस हैं, जैसे हमने बोला कि भाई अगर विकेट उतना ज्यादा मदद ना करे फास्ट बॉलर्स को, तो भी एक टास्क तो रहता है कि भाई इंग्लैंड में वो आपको 300 साढ़े 300 रन बोर्ड पर लगाने फर्स्ट इनिंग्स में, ताकि मैच में आपकी पकड़ आगे बढ़े। देखिए जो टॉप की टीम्स होती हैं उसमें यही होता है, टीमें एक प्लेयर पे नहीं चलती, एक बॉलर पे या एक कप्तान आप कह लें, या फिर आप एक बैट्समैन पे कह लें। टीमें जब भी कामयाब होती हैं या इस बड़े स्टेज पे आके, जिस तरह फाइनल चैंपियनशिप ये लोग खेलने जा रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट 5 से 6 प्लेयर ऐसे होने चाहिए कि जिन पे आप ट्रस्ट कर सके। तो आपने 2 जो नाम लिए, आप अगर ऑस्ट्रेलिया रिसेंट पास की आप एग्जांपल देखें कि जो रेहाने ने जो इनिंग खेली आफ्टर दो जो लॉस आप लोग हारे, उसके बाद जिस तरह कम बैक किया एज अ कप्तान, उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है वो उन्होंने किया। उसके बाद पुजारा ने जो एक मैच जीते, आप लोग, मुझे पता नहीं वो कहां था, जिस तरह उनको बॉलें लग रही थी, मैंने वो मैच देखा था।
तो देखिए यही होता है, कैरेक्टर होता है, और आपके पास ऐसे 5-6 कैरेक्टर्स होने चाहिए टीम में। अगर आपने दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है, तो आपकी इंडिया की टीम में ऐसे प्लेयर्स मौजूद है, और इनकी कंट्रीब्यूशन देखिए आप, इनकी भी कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आपके जो बॉलर्स थे, जिस तरह उन लोगों ने 90 की 100 की पार्टनरशिप भी की होगी, वो जो जी, फास्ट बॉलर थे आपके ठाकुर ने, और शार्दुल उनके साथ ठाकुर, एक, हाँ बिल्कुल। सुंदर। तो इन लोगों ने जो पार्टनरशिप की, तो ये सक्सेसफुल टीमों का राज ही यही होता है कि आपके 11 प्लेयर्स हैं, तो उनका आखिरी प्लेयर भी जो होता है वो जाके फाइट करता है, टीम के लिए लड़ता है। वो बेशक उसकी टेक्निक अच्छी नहीं होती, मगर जिस तरह मैंने पहले बात की पुजारा की, जिस तरह की उनको बॉलें लग रही थी, कोई और दुनिया का बैट्समैन होता उस टाइम जान छुड़ा के आउट होके चला जाता, मगर जिस तरह के उन्होंने टेम्परामेंट और क्लास अपनी शो की, तो ये एक एक प्लेयर आपका जो होता है, करेक्टर टीम का जो होता है, तभी आप जाके ऐसे इवेंट में फाइनल्स में पहुंचते हैं, चैंपियनशिप जीतते हैं। तो हर एक का अपना रोल होता है टीम में, तो इन दोनों का भी अपना रोल है कि आप 300 प्लस जब कभी करने जाते हैं, तो आपको 3 से 4 प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि आपके परफॉर्म करते हैं। और यासिर भाई, अगर आप एक कप्तान हैं किसी टीम के और आपको ये पता हो कि भाई सामने वाली टीम में एक ऋषभ पंत है, जो इस तरीके की फॉर्म में, जो अभी उनकी फॉर्म लगी हुई है, वो कितना बड़ा खतरा रहेगा कि भाई ये प्लेयर तो आधे घंटे में, पौने घंटे में मैच बदल सकता है। देखिए उन्होंने रिसेंट में 2 मैचेस तो ऐसे दिखाए जिसमें सेंचुरीज उन्होंने की और मैच जिता दिए। तो ऐसे देखिए, अगर मेरे से पूछते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे प्लेयर को पहले तो सबसे पहले आउट करने जाए, अटैक करना चाहिए आपको। आपको शुरू में वो चांस देते हैं। मगर ऑन द गुड डे, ऑन अ लकी डे, अगर जिस तरह पंत की लक उनके साथ जा रही है, ऑब्वियसली उनमें टैलेंट भी है, उन्होंने मेहनत भी की हुई है, और वो बाकी प्लेयरों से काफ़ी मतलब उनकी क्लास नज़र आती है। तो यही है कि उनको आप कोशिश यही करेंगे कि उनसे बड़ी शॉट्स ना खाएँ, बाउंड्री पे फील्डर ले जाएँ, अगर शुरू में अगर आपसे आउट नहीं होते। मगर ये है कि जिस तरह की इनिंग्सें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेली, और अभी इवन इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया में जो इनिंग्स उन्होंने खेली, तो जी। ये आपकी बहुत ही ये गुड साइन है फॉर इंडियन टीम। इंडिया की जो जिस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं, मैच विनर्स आ रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छे का साइन है। तो कोशिश तो ये होगी कि इस तरह का प्लेयर अगर हो, तो आप शुरू में उनको चांस लें आउट करने की, नहीं होते तो फिर आप डिफेंसिव में चले जाते हैं। और यासिर भाई, हाल ही में जो पूरा जो चल रही है टेस्ट सीरीज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, जो पहला टेस्ट हुआ, उसमें ओली रॉबिन्सन पर जिस तरीके के जो सस्पेंशन वो फेस कर रहे हैं, जो उन्होंने बीते कुछ मतलब आज से पहले कुछ सालों पहले जो ट्वीट्स किए थे, जो डेरोगेटरी ट्वीट्स किए थे, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जितना मेरी बात हुई है, आतिफ भाई जिन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट करा, उनसे ही बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा था यहाँ पर थोड़े से डिवाइडेड है, प्लेयर्स भी, मीडिया भी, अलग-अलग उनका कॉल है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कॉल है? एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, साथ ही क्योंकि अभी एट प्रेजेंट पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में या स्पोर्टिंग वर्ल्ड में कह लें, रेसिज्म और ये सब तमाम मुद्दे बड़े बन चुके हैं, और अच्छी चीज है कि भाई वो एड्रेस किए जा रहे हैं। तो आपने भी दुनिया भर में ट्रेवल किया, क्या कभी आपने भी ऐसा कुछ फेस किया है? और ओली रॉबिन्सन वाले मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए, ओली की बात ये है कि ये चीज़ हुई है तकरीबन 1 डेकेड हो गया, 10-11 साल हो गए ये चीज़ हुई। जी। उस टाइम वो 18 साल के थे, और वो अब तो चलो बड़े हो गए हैं, मगर ये उनसे गलती हो गई। मैं इस चीज़ पे सरप्राइज़ हूँ कि ये चीज़ सबको पता थी कि ट्विटर पे जब ये चीज़ हो गई थी, तो इसको वहीं पे एड्रेस करना चाहिए था, और जब सिलेक्शन इंग्लैंड ने कर दी, उसको खिला दिया, तो उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को उसको सपोर्ट करना चाहिए था। बाद में जब आपने देखा कि उसपे आफ्टर द वेरी फर्स्ट डे जब उसने परफॉर्म किया और फिर ये इश्यू खड़ा हो गया, मेरा ख्याल था यहाँ पे थोड़ा-सा गलत हो गया। या तो उनको सिलेक्ट करने से पहले इस इश्यू को क्लियर कर लेना चाहिए था, कोई इस तरह की चीज़, क्योंकि देखिए अब गलती किसी से भी हो सकती है। आप टाइम के साथ-साथ सीखते हैं, उसकी एज भी उस टाइम कम थी, 18-19 साल का वो बच्चा था, और उसने अपोलोजाइज़ भी हर मीडियम पे जाके अपोलॉजी भी की कि उससे गलती हो गई है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कोई बंदा एटलीस्ट रियलाइज़ करता है कि उससे गलती हो गई है, और यंग एज में हो गई, और अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम लोगों को मूव ऑन करना चाहिए, और उनको स्पेस देना चाहिए, और उनको अगर उन्होंने गलती है तस्लीम कर ली है। तो बाकी अगर आप देखें, मेरे से अगर आप पूछते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस दुनिया में जो रहा, मैं देखें इंडिया में मैं 2 दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी आके खेला हूँ यहाँ पे, पर्थ के लिए और ससेक्स के लिए, उसके अलावा मैं ऑस्ट्रेलिया में खेला, इंग्लैंड और हर जगह में खेला। मगर देखिए ऑस्ट्रेलियन आपको भी फ़ील होता होगा जब आप देखते होंगे टीवी पे, और हम भी देखते थे, जबकि बड़ी एग्रेसिव किस्म की कौम है, और बड़ा ही लगता था कि टफ किस्म के लोग हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ बड़े मज़े की बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन में जब मैं पर्थ स्कॉचर्स में खेलने गया,
तो मेरा टोटली ही वो 360 डिग्री एंगल, वो जो उनके बारे में मेरा जो माइंड मेरा बना हुआ था, बिल्कुल चेंज हो गया। मैं वहां पे जिस टीम के लिए खेल रहा था, उनके जो कोच थे जस्टिन लैंगर, आप देखें कितने हार्ड और रफ एंड टफ किस्म के क्रिकेटर थे वो प्लेइंग डेज में। फिर ब्रेटली के खिलाफ मैं खेला, जस्टिन लैंगर के अलावा हमारे गिलक्रिस्ट उस टीम पर्स के लिए खेलते थे। तो मेरी इनसे ऑन एंड ऑफ, टॉम मूडी, डेनिस लिली इवन वहां पे होते थे, तो मेरी इन लोगों से मुलाकात होती थी। तो मैं तो आपको बताता हूं कि मैं सरप्राइज हुआ उनका जो बिहेवियर टुवर्ड्स मी था, कि मैं एक फॉरेन दूसरे मुल्क से आया, पाकिस्तान से आया, और एक यंग, ऑब्वियसली कंपैरेटिवली जितना वो लोग खेले थे, मैं इतनी क्रिकेट खेला तो नहीं था, मगर जिस तरह उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल दिया, तो मैं तो बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया, और मुझे बड़ा ही अच्छा फीडबैक मिला वहां से आके। और फिर जब मैं यहाँ पे आके लोगों से बातें करता हूं, तो मैं उनको बताता हूं कि ऑन द फील्ड टोटली डिफरेंट ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, मगर आप जब उनके साथ फैमिली, उनके साथ आप बैठते हैं ऑफ द फील्ड, जब उनको मिलते हैं, तो टोटली डिफरेंट है। तो रेसिज्म का मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं पे भी इस तरह का नहीं फील किया, ना ही कभी मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ। लकी भी मैं रहा हूं, और इन द सेंस आप कहें कि मेरे साथ कभी ऐसा कोई चीज हुई नहीं है। क्योंकि ये देखिए, ये ओली रॉबर्टसन की भी जो चीज है, गलती उनसे होगी, और वो भी जब वो यंग थे, और अब देखिए अब वो बड़े हो गए, अब उन्होंने रियलाइज कर लिया कि उनसे गलती होगी। तो आई थिंक एज अ एक्स क्रिकेटर, एक्सपर्ट, या जो भी है, एज अ फैन, मुझे अब हम लोगों को उनको स्पेस देना चाहिए, और उनको खेलना चाहिए, खेलने देना चाहिए उनको कैरियर को, और अब बीच में कोई ऐसा हिकअप्स नहीं आने चाहिए उनको, बल्कि हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उनको। जी। तो ऐसे भाई, ये तो हमने बात करी पूरी जो दौरा चल रहा है और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की बात होनी है। अब आपके करियर पर आएंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी भी जर्नी रही है। अगर आप अभी भी देखें, आप आई थिंक 5 साल हो गए आपने, मतलब काउंटी लास्ट 16 में खेला होगा। अभी तक भी आप टॉप 3 विकेट टेकर्स की लिस्ट में इंग्लैंड में, अगर आप T20s की बात करें, और आपकी तमाम अचीवमेंट रही है। 6 बॉलों में चाहे 5 विकेट निकालना हो, जो इतिहास में सिर्फ 3 बार ही हुआ है। साथ ही साथ जब आपने टेस्ट डेब्यू किया इंडिया के साथ, तो वहां पर फाइफर लगाना, वो इंटरेस्टिंग कहानी है। स्कॉटलैंड में आपने राहुल द्रविड़ को रिप्लेस किया, और पढ़ाई जो है शुरुआती दिन कुछ इंडिया में भी बिताएं। तो इन सब मुद्दों पर अब आगे बातचीत करेंगे। और एक और मेरे को कल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी कि जिस स्टीव स्मिथ की विकेट के लिए आज दुनिया तरसती है, आपने एक मैच में 2 बार आउट किया हुआ है। आपको याद होगा जो एलिमिनेटर आपने डाला था, उसमें भी स्टीव स्मिथ को आउट किया था, और जो मैच टाइम में भी आपने स्मिथ की विकेट ली थी। तो इन सब पर बात करते हुए सबसे पहले मैं आपके टेस्ट डेब्यू पर करूंगा। वो कितना बड़ा दिन था, क्योंकि आप क्रिकेट लगातार काफी लंबे टाइम से खेल रहे थे। अंडर 15 आपने खेला है, जो अंडर 15 का वर्ल्ड कप होता है, इंडिया के अगेंस्ट मुकाबला हुआ, वहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ था। उसका लगातार एज ग्रुप, फर्स्ट क्लास, लिमिटेड ओवर्स भी खेले, बट थोड़ा उतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए। टेस्ट डेब्यू में आपकी थोड़ी मैं फीलिंग जानना चाहता हूँ कि जो मिली कैप, तो कैसा माहौल था? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, 2000 में मेरा डेब्यू हो गया था वनडे का, और उसके बीच लगभग 7 से 8 साल हो गए। 2007-8 का जो सीजन था इंडिया में तो चल रहा था, पाकिस्तान टीम ने टूर किया, और दिल्ली में पहला मैच हुआ, दूसरा कलकत्ता में, और तीसरा जो बेंगलोर में जो मैं खेला। अच्छा, मुझे पाकिस्तान टीम की प्रॉब्लम इस तरह हो गया कि काफ़ी मैं उस 15 रुकनी या 16 रुकनी टीम में पहले मौजूद नहीं था। मुझे रिप्लेसमेंट में कॉल किया गया था वहाँ पे, तो इंजरीज हो गई थी, हमारे फास्ट बॉलर्स काफ़ी इंजर्ड हो गए थे, जिसमें उमर गुल वहाँ गए थे, इवन शोएब मलिक, शोएब अख्तर भी इवन इंजर्ड हो गए थे। तो मुझे रिप्लेसमेंट में कॉल किया गया था, तो चाहते यही थे कि मैं कलकत्ता का जो मैच, जो बड़ी ही फ्लैट पिच पे था, जिसमें हर बंदा जो जा रहा था सेंचुरियां कर रहा था, बल्कि वसीम जाफर ने एक दिन में एक 190 स्कोर कर लिया था एक दिन में। तो मैं लकी समझता हूँ अपने आप को कि मैं उस मैच में थोड़ा सा लेट पहुंचा, कि वहां पे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9:30 बजे टेस्ट मैच शुरू होते हैं इंडिया में सुबह। तो जी। मैं वहां पहुंचा तकरीबन कोई 10 बजे। मेरी फ्लाइट थी इस्लामाबाद, दुबई, दुबई कोलकाता। तो मैं एयरपोर्ट से आया, आते आते मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसमें फिर मुझे, जब मैंने पिच देखा, मैंने कहा शुक्र है कि मैं इस मैच में नहीं खेला। नहीं तो मेरा जो डेब्यू होना था, बड़ा ही खौफनाक किस्म का मेरा डेब्यू होना था। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो जो 5 दिन का टेस्ट मैच था, उसके बाद जो 3 या 4 दिन का, मुझे याद नहीं है, गैप मिला, 9 से 10 दिन मुझे वो ट्रेनिंग के मिल गए इंडिया में, वहां पे बॉलिंग करने के, फिजिकल ट्रेनिंग करने के। तो मेंटली भी मैं तैयार हो गया। फिर उसके बाद जब बेंगलोर में हम लोग गए, तो वहां पे भी आपको पता है इतनी फ्लैट पिच होती है हमेशा से ही, और इंडिया की जो बैटिंग होती है, तो बंदा कानों को हाथ लगाता है कि यार किस किस को बंदा आउट करेगा, एक को आउट करो, दूसरा आ जाता है, दूसरे को आउट करे, तीसरा आ जाता है। तो वो ऐसे अल्लाह की करनी हुई कि हमने जो स्टार्ट हुआ हमारा बड़ा अच्छा हुआ। आपको याद हो, 64 फॉर 4 इंडिया हो गई थी। उसमें पहली विकेट समी ने गौतम गंभीर को आउट किया था। फिर जब मैं फर्स्ट चेंज में आया, शोएब भाई और समी ने किया, और उसके बाद फर्स्ट चेंज में फिर पहली विकेट मेरी राहुल द्रविड़ को मुझे मिली लकीली। नहीं तो उनको तो आउट करना वैसे ही इतना मुश्किल होता है, तो वो लकीली बीच वाली बॉल को कट खेल गए, तो वो हाँ।
तो मैं किस्मत थोड़ी अच्छी थी, वो विकेट मिली। उसके बाद फिर लक्ष्मण मेरे ख्याल से आए, लक्ष्मण को वीवीएस हुँ, लक्ष्मण आए, उनको भी मेरे ख्याल से बॉल इनसाइड एज हुआ, वो बोल्ड हुए और इनसाइड फिर एज। वसीम जाफर लेग बिफोर हुए। तो 4 खिलाड़ी शुरू में ही आउट हो गए। हमने कहा चलो ये तो बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ। मगर अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि शोएब भाई उसमें फिर थोड़ा इंजर्ड हो गए वो, और उनसे दोबारा फिर बॉलिंग उन्होंने हार्डली उस मैच में की थी। तो मुझे समी को और दानिश कनेरिया को बार-बार बॉलिंग के लिए आना पड़ता था। तो अब अंदाज़ा लगाएँ कि सौरव गांगुली और युवराज ने जो पार्टनरशिप लगाई, तो उसमें तो शाम को मेरा ये हाल था कि मेरी पैरों की उँगलियों में छाले पड़ गए थे, इतनी बॉलिंग की थी मैंने। तो वो थोड़ा-सा था। अदरवाइज़ अगर आप देखें वो जो मेरा डेब्यू हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा हुआ, 5 विकेटें मिली, फिर बैटिंग में भी हुँ, 44 रन्स हुए। हाँ, तो अल्लाह ने बड़ा अच्छी परफ़ॉर्मेंस करवा दी। तो अच्छी यादें हैं उस मैच से, और एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि मुश्किल था थोड़ा। 60 ओवर मैंने डेब्यू में 40 एक इनिंग में और 20 एक इनिंग में किए। मगर ये है कि अच्छा मेरा डेब्यू था, मुझे आज भी वो एक-एक दिन, एक-एक स्पेल जो मैंने उस टाइम उस मैच में किया था, मुझे आज तक याद है। थोड़ा-सा आपको यासिर भाई ये चीज़ लगती है क्योंकि आपकी जो भी परफ़ॉर्मेंसेज़ रही, जब भी मौके मिले आपने रिज़ल्ट्स भी दिए मतलब जिस मैच में मौका मिला उसमें परफ़ॉर्मेंस थी, उसके बावजूद कि थोड़ा इंटरनेशनल करियर थोड़ा छोटा रहा। इस चीज़ का थोड़ा लगता है कभी कि यार वो शायद और ज़्यादा हो सकता था। सिर्फ़ मतलब ये नहीं कि ख्वाहिश है बट परफ़ॉर्मेंसेज़ थी तो होना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल ऑब्वियसली आप देखिए हमने क्रिकेट ही खेली है सारी उम्र, और बिल्कुल आपने जिस तरह बात की क्लब क्रिकेट से ग्रास रूट लेवल अंडर 15 से शुरू हुए, 19 एज और फिर फर्स्ट क्लास और फिर पाकिस्तान खेले। ऑब्वियसली ख्वाहिश थी मेरी। बल्कि मजे की बात बताऊं, उसी मैच में मेरे ख्याल से ईशांत शर्मा का पहला मैच था या डेब्यू था वो मैच, जिसमें मेरा डेब्यू होता है। ईशांत शर्मा ने 5 खिलाड़ियों को उस मैच में आउट किया था। पहली इनिंग में अनिल कुंबले ने 5 दूसरी इनिंग में आउट किए थे। तो मेरा ख्याल है कि वो सेकंड मैच था या डेब्यू था ईशांत शर्मा का। अब आप हुँ, देखें, ईशांत शर्मा ने भी वहाँ 5 आउट किए और दूसरी इनिंग में आई एम नॉट श्योर कितने आउट किए। मैंने उस मैच में 7 आउट किए। मैंने ढाई मैच खेले, 3 मैच खेले, और ईशांत शर्मा हुँ, जाके 100 टेस्ट मैचेस खेले। 100 तो टेस्ट। आप इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब बड़ी वजूहात हैं बीच में, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब क्या मेंशन करना, बस इस चीज़ पे मैं एंड करूँगा कि किस्मत में जो होता है मनोज, आप देखें, मैंने क्रिकेट खेलना, आप 1 टेस्ट मैच खेलें, आप 100 टेस्ट मैच खेलें, आपकी जो ख्वाहिश होती है, मैंने सारे फॉर्मेट्स पाकिस्तान के लिए खेले। सारे वर्ल्ड कप्स मैंने खेले, अंडर 15 से लेके अंडर 19 से लेके सारे मैंने कि दुनिया में सारी क्रिकेट। तो क्रिकेट के अगर आप बात करते हैं, तो मैंने क्रिकेट दुनिया में कोई ऐसी क्रिकेट के नहीं होगी जो मैंने नहीं खेली होगी। सारे मैंने शौक पूरे किए, मैंने क्रिकेट खेली। हाँ, वो जिस तरह आपने बात की कि ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क के लिए हाँ। लंबी क्रिकेट खेली जाए। ऑब्वियसली उस चीज़ का मुझे अफ़सोस है, मगर मैं उसी चीज़ पे सब्र करता हूँ कि अल्लाह ताला को यही मंज़ूर था कि मैंने इतनी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली है।